हाय एवरीवन, स्टडी आईक्यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश के दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट स्टडी करेंगे। मेरा नाम है रवनीत कौर। शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहला क्वेश्चन है अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको बताना है ये यूनिवर्सिटी न्यूज में थी तो किस जगह पे लोकेटेड है। इसका करेक्ट आंसर है ये यूनिवर्सिटी लखनऊ में है। अब ये न्यूज में क्यों थी इसको समझ लेते हैं। योगी आदित्यनाथ जी की कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी होम डिपार्टमेंट को, जिसके तहत कहा गया था कि ड्रोन्स को किस तरीके से यूज करना है। उसके लिए मैन पावर को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी और रेगुलेशंस को प्रॉपरली अप्लाई करना होगा। इसके लिए फिर यूपी गवर्नमेंट में एक हाई लेवल की कमेटी ऑर्गेनाइज की गई और इसके चेयरमैन जो थे वो थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हैं अवनीश कुमार अवस्थी। और इसी कमेटी का पार्ट जो थे वो कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट थे आईआईटी कानपुर के और इस अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। इस वजह से ये न्यूज में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना बंकी प्रोजेक्ट के बारे में। 356 किलोमीटर में लगभग ही फैला हुआ है। इसकी कैपेसिटी है 3.45 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। आपको बताना है ये कौन से दो स्टेट्स के बीच में प्लेस्ड है या कौन से दो स्टेट्स के बीच में फैला हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कानपुर में जब विजिट किए तो उन्होंने कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का एक सेक्शन जो है उसका कंप्लीट होने पे इनॉग्रेशन किया और बीना पंकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन प्रोजेक्ट जो है उसका भी इनॉग्रेशन किया। सो ये एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी मैं आपको बता चुकी हूँ। और ध्यान रखेंगे ये प्रोजेक्ट जो है ये 356 किलोमीटर के स्पैन में है। मध्य प्रदेश की बीना रिफाइनरी से लेके कानपुर की पंकी जो है वहां तक ये लोकेटेड है। सो कानपुर की पंकी है और बीना जो है ये प्लेस एमपी में है। इसका स्ट्रेच एमपी और यूपी में है और इसका कॉस्ट भी ध्यान रखेंगे 1500 करोड़ की लागत में आपका ये जो प्रोजेक्ट है इसको बनाया गया है। और ये डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सेसिबल बनाने में इस रीजन को हेल्प करेगा। सो इसके लिए इतनी फंडिंग ऑलरेडी दी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला गवर्नमेंट रन वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कौन सी जगह पे सेटअप किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है इसका गोरखपुर। सो गोरखपुर में पहला गवर्नमेंट रन कॉम्प्लेक्स जो है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इसको सेटअप किया जाएगा रामगढ़ ताल में। तो ध्यान रखेंगे जगह का प्रॉपर नाम रामगढ़ ताल में। और ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। 5 एकड़ के एरिया में ये लगभग बनाया जाएगा। कॉस्ट इसकी होगी 1700 करोड़ रुपए। यहाँ पे आपको बोटिंग, वाटर बाइकिंग, स्कीइंग ये सारी जो फैसिलिटीज हैं वो दी जाएंगी। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में। ये रैंकिंग रिलीज की गई है तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जो इस रैंकिंग में टॉप पे आया है। आंसर है लखनऊ ने इसमें टॉप किया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स के हिसाब से 14 यूपी के जो सिटीज हैं वो कंट्री में ईज ऑफ लिविंग के हिसाब से अच्छे प्लेस पे हैं और बेटर हैं अगर आप वहां पे रहना चाहते हैं, यानी कि अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। लखनऊ आपका बेस्ट माना गया है। वाराणसी इसमें सेकंड आया है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्मॉल सिटीज की अगर बात की जाए तो उसमें झांसी जो है उसको बेस्ट कंसिडर किया जा रहा है। और झांसी की अगर हम बिग सिटीज में लखनऊ का रैंक पूरे इंडिया में देखना चाहें तो 26 नंबर पे आपका लखनऊ का रैंक है। ये रैंक भी ध्यान रख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की जो स्कीम सरकार के द्वारा लागू की गई थी इसने रूरल इकोनॉमी में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। और इकोनॉमी जब किसी जगह की अच्छी होती है तो ऑटोमेटिकली ह्यूमन रिसोर्सेज का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और लिविंग कंडीशंस जो हैं वो वहां की इंप्रूव होने लग जाती हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की रैंकिंग रिलीज किसके द्वारा की जाती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये रैंकिंग जो है वो रिलीज की जाती है डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए कि किस तरीके से कौन से पैरामीटर्स लाइफ को इजी बनाते हैं और वो उस एरिया में अवेलेबल हैं या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कौन सा रैंक हासिल किया है। सो उत्तर प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है वो
अब इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं और मे बी हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश एक नया इन्वेस्टमेंट हब बनने जा रहा है। और इसका मेन रीज़न है उत्तर प्रदेश का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रिफॉर्म करते रहना और अपने इन्वायरमेंट को, अपने इकॉनमी को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाते रहना। सेकेंड रैंक उत्तर प्रदेश ने हासिल किया है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, जिससे ये पता लगता है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। आने वाले टाइम में डिफेंस, एरोस्पेस, वेयर हाउसिंग, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसे कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें कि इन्वेस्टमेंट फेच की जा सकती हैं। इसके अलावा एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जिसमें नई नई पॉलिसीज ला के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और भी अच्छी की जा सकती है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है कि आप बिजनेस को कितना ईजी बना रहे हैं, रेगुलेशंस को कितना, नॉर्म्स को कितना स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन उतना ही एक्सेसिबल और इजी बना रहे हैं ताकि समझ आ सके इन्वेस्टर को। और इसके अलावा जो रेड टेप है मैकेनिज्म, उसको आप खत्म करते जा रहे हैं और फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। अगर बात की जाए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की रिलीज की, तो ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है। सो उत्तर प्रदेश ने इसके अलावा एक सिंगल विंडो मैकेनिज्म भी डेवलप किया है जिसका नाम है निवेश मित्र पोर्टल। निवेश यानी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये आपको उसमें आसानी प्रोवाइड करता है। आराम से आप एक्सेस ले सकते हैं इस पोर्टल का, यहाँ से अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में अपना जो निवेश है उसे कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ये भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर को लेकर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ सकता है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर जो है उसका पोटेंशियल है लगभग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फेच करने का। और अगर इसी तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपनी रैंकिंग इंप्रूव की इस इंडेक्स में, तो डेफिनेटली ये इन्वेस्टमेंट जो है वो आने वाले टाइम में इंक्रीज भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से दो डिपार्टमेंट हैं जिनके द्वारा ग्राम दिवस और नगर दिवस को उत्तर प्रदेश डे के मौके पे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसके लिए प्लानिंग की जाएगी? इसका करेक्ट आंसर है अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये दोनों डिपार्टमेंट जो हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे ताकि हम ग्राम दिवस और नगर दिवस जो है उसे सेलिब्रेट कर सकें। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि उत्तर प्रदेश डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये स्टैटिक का पार्ट है। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने % कंट्री का एंटायर नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेस वे लोकेटेड है या प्लेस्ड है, आपको ये बताना है। करेक्ट आंसर है 28% पूरे कंट्री का जो एक्सप्रेस वे नेटवर्क है वो केवल उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, जिससे ये समझ में आता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम्स में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ सड़क पहुँच जाती है वहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट धीरे धीरे करके इंक्रीज होने लगता है। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश धीरे धीरे इंडिया के मैप में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो कर ही रहा है, साथ ही साथ सोशल जो फ्रेमवर्क है उसको भी मजबूत कर रहा है। यानी कि मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम देना, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करना, चाइल्ड एजुकेशन पे फोकस करना, डिप्राइव्ड जो सेक्शन है सोसाइटी का उसको ऊपर लेके आना, ये सारे काम भी इसके द्वारा किए जा रहे हैं। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि उत्तर प्रदेश एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं इंडिया को, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेट है और ये इंडिया की जीडीपी में इमेंस कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और इस तरीके से एक्सप्रेस वे अगर हम बनाते चले गए और इसका प्रॉपर यूज कर लिया तो ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी पुश देगा और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आने वाले टाइम पे इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा विमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कितनी अमाउंट ट्रांसफर की गई है? इसको हमने पहले किया हुआ है पिछले करंट अफेयर में, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट था, मैंने एक्सप्लेनेशन में से बताया था। इसका करेक्ट आंसर है 1000 करोड़ रुपए की अमाउंट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोवाइड की गई है। और इसके अलावा जो विमेन हैं उनको सशक्त करने के लिए एक स्कीम भी चलाई गई है जो मैंने पिछले करंट अफेयर में बताई थी, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट पे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट फोकस कर रही है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो आप कमेंट सेक्शन में उस स्कीम का नाम बताएंगे, जो कि मैंने बताई थी कि उसमें विमेन को खास टारगेट करके उनको रिसोर्सेज दिए जाएंगे और उनको एजुकेशन और सारे फंडिंग जो है एसोसिएटेड चीजें हैं वो प्रोवाइड करवाई जाएंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नेंस इम्पेरेटिव ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश जो है वो शुरू हुआ है। सो किस जगह पे ये शुरू हुआ है, इसका आगमन हुआ है, ये आपको बताना है। आंसर है लखनऊ। और ये इम्पॉर्टेंट आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि इसके तहत हम उत्तर प्रदेश में जो गवर्नेंस है उसको सिटीजन सेंट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सिटीजन सेंट्रिक का मतलब है कि सिटीजन फ्रेंडली स्कीम्स को लेके आना जो कि रियल टाइम में हमें आउटकम दे सकें। केवल टारगेट नहीं सेट करने हैं, हमें आउटकम्स लेके आने हैं। और एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट करने का इस पे खास टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश में डिफरेंट मेगा प्रोग्राम्स जो हैं वो इस तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो इकॉनमी है वो आने वाले टाइम में $1 ट्रिलियन बन सके। और ये फोकस रखा गया है कि हमें $1 ट्रिलियन इकॉनमी जो है वो उत्तर प्रदेश की बनानी है। अगर इस इम्पेरेटिव का आपसे थीम पूछ लिया जाए या फोकस पूछा जाए तो $1 ट्रिलियन इकॉनमी होगा उत्तर प्रदेश का, ठीक है, जो कि हम बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा स्वच्छ कंपटीशन का लिंक लॉन्च किया गया। आंसर है जुगसलाई म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा ये लिंक जो है इसको लॉन्च किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सिटीजन एंगेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए कि सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, ये लिंक जो है वो प्रोवाइड किया गया है और स्कूल्स में इसे रिलीज किया गया ताकि हम जो चिल्ड्रन हैं उनका पार्टिसिपेशन भी स्वच्छता में इंक्रीज कर सकें। स्वच्छ कंपटीशन जो है वो एक स्पिरिट लेके आएगा क्लीनलीनेस और हाइजीन को मेंटेन करने की। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इस लिंक के तहत डिफरेंट कंपटीशन जो हैं वो पेपरलेस कंडक्ट किए जाएंगे ताकि हम जो ट्री है उनको भी सेव कर सकें और इसके साथ डिजिटल मीडिया जो है, डिजिटल इंडिया जो है उसे सपोर्ट कर सकें। सो जब हम पेपर यूज नहीं करेंगे तो डिजिटल मेथड्स को अपनाने की कोशिश करेंगे। सो इस कंपटीशन में इस पे भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विलेज प्रधान का मंथली जो मानदेय है ऑनरेरियम है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 3500 रुपए से। अब कितने रुपए महीना किया गया है ये आपको बताना है। आंसर है 5000 रुपया महीना मानदेय जो है वो ग्राम प्रधान का इंक्रीज करके किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया जा रहा है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को सशक्त बनाने का। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि किस तरीके से ग्राम दिवस हम सेलिब्रेट करेंगे और ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि ब्लॉक प्रमुख जो हैं उनकी भी सैलरी इंक्रीज की जाए। उनको अब 11,300 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट पंचायत की सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ जो है उनका हाइक कर दिया गया है। ये इसलिए इंक्रीज किया गया है ताकि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क में हमारे पंचायती राज में वो मन से काम कर सकें और एकदम कंट्रीब्यूशन जो है ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को प्रमोट करने में वो अच्छे तरीके से कर सकें। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि डिफरेंट प्रोजेक्ट जो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ग्राम पंचायत के द्वारा उसमें से जो फंडिंग आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मैक्सिमम आती है। सो स्टेट गवर्नमेंट अब धीरे धीरे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की तरफ बढ़ रही है ताकि हम फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो देने की बजाय उन्हें सशक्त बनाने की कोशिश करें और उनका भी मनोबल जो है वो इससे बढ़ाने की कोशिश करें। सो इसलिए भी ये जो आपका मानदेय है इसको इंक्रीज करने की बात की गई और इसे किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट के बारे में है। कितने करोड़ की लागत में ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हुआ है। पिछले करंट अफेयर में हमने इसके बारे में काफी डिटेल की थी। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि ये कितनी रिवर्स को कनेक्ट करता है। मैंने अच्छे से आपको ये चीज बताई थी। सो इसकी लागत कितनी होगी, ये रहेगा 9800 करोड़ का प्रोजेक्ट, ठीक है। और लगभग 14 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड को ये इरिगेशन यानी कि सिंचाई प्रोवाइड करेगा। नहर माने कैनाल इरिगेशन, तो उसी पे ये फोकस कर रहा है। और ध्यान रखेंगे इसकी लागत जो है 9800 करोड़ है जिसमें से 4600 करोड़ पिछले 4 साल में दिए गए और ये कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही लंबे समय से पेंडिंग प्रोजेक्ट था। काफी बार मैं आपको ये बता चुकी हूँ डिटेल में। बलरामपुर में इसका इनॉग्रेशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट जो है वो घाघरा राप्ती बाणगंगा सरयू को कनेक्ट करेगा। एक और रिवर है जिसको कनेक्ट करेगा, आपको उसका नाम बताना है। सो मैंने जो पीछे क्वेश्चन पुट किया उसका आंसर इसी में है। गिन लीजिए रिवर को, 1 2 3 4 5, टोटल 5 रिवर्स को कनेक्ट करेगा। नाम यहाँ पे है। 5वीं जो रिवर है वो है आपकी रोहिणी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है काशी म्यूनिसिपल बाउंड्रीज के अंदर ही। आपको बताना है कौन सी कंट्री के द्वारा असिस्टेंस प्रोवाइड की जा रही है इसकी बाउंड्रीज की कंस्ट्रक्शन के लिए, इस कन्वेंशन सेंटर के लिए। इसकी लागत रहेगी 186 करोड़ रुपए, जिसमें से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। सो इसके लिए जापान जो है वो हेल्प कर रहा है ये रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को डेवलप करने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो फ्रेम करके पूछा जा सकता है। स्पेसिफिकली ये जरूर पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री जो है वो असिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। और आप सब जानते हैं ये प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पे जल्द ही इनॉग्रेट हो जाएगा, और इसके लिए आपको ध्यान रखना है मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और टर्मिनल की कॉस्ट 448 करोड़ रुपए है। मल्टी लेवल के पार्किंग लॉट्स बनाए जा रहे हैं। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए ये जो काशी विश्वनाथ प्रोजेक्ट है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है और पूर्वांचल का डेवलपमेंट कॉरिडोर साबित हो सकता है। तो ईस्टर्न यूपी का जो रीजन है जिसको कि हम पूर्वांचल कहते हैं, उसको एक्सेसिबल बनाने के लिए, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही कारागार साबित होने वाला है। ये अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जापान के द्वारा कितनी हेल्प की जाएगी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए, तो ध्यान रखेंगे 186 करोड़ रुपए जो हैं वो जापान के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट आपका कितने लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, जिसमें कि 40 से ज्यादा एंशियंट टेम्पल्स को रिस्टोर किया जाएगा और ब्यूटिफाई किया जाएगा। आंसर है आपका 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया। तो इतने एरिया में आपका ये प्रोजेक्ट जो है ये फैला हुआ है और बनके तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट का जो फाउंडेशन स्टोन है वो 2019 में रखा गया था। इसको ड्रीम प्रोजेक्ट बोला जा रहा है गवर्नमेंट का। ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे भी मैसेज कन्वे करता है, क्योंकि ये कॉरिडोर जो है ये आसपास बहुत ही सुंदर पेड़ों से घिरा हुआ है, जैसे कि रुद्राक्ष हो गया, रुद्राक्ष का पेड़, फिर आपका परिजित का पेड़, बेल, आंवला, अशोक का पेड़, ये सारे जो ट्रीज हैं ये आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगे। सो एक अच्छा प्रीमाइसिस क्रिएट करता है, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और हमें बताता है पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है। 3 पैसेंजर फैसिलिटेशन सेंटर भी यहाँ पे ओपन किए जा रहे हैं, और ये विश्वनाथ धाम जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म को लेके एक अच्छा अनुभव साबित हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन, स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ने अनाउंस किया है कि एक स्पेशल एजुकेशन जोन डेवलप किया जाएगा उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में, और ये किया जाएगा उस मौके पे जब 89th फाउंडर वीक हम सेलिब्रेट करेंगे महाराणा प्रताप एजुकेशन काउंसिल का। सो अगर आपको पता है ये एजुकेशन काउंसिल कहाँ पे है, सो उसी जगह पे ये जोन डेवलप होगा। सो आप इसका आंसर कर पाएंगे। करेक्ट आंसर है गोरखपुर में ये स्पेशल एजुकेशन जोन जो है इसको डेवलप करने की बात की जा रही है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी को एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट करेगा और स्टूडेंट को ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए, उनको ग्रूम करने के लिए हेल्प करेगा। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इंडिया की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसका पहले से ही फोकस है कि हर एक कंट्री से इंडिया में आके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पढ़े, और हमारे कंट्री के बच्चे विदेशों में अगर जाके पढ़ना चाहते हैं तो उनको किसी चीज़ की कमी ना हो। सो ये एजुकेशन जोन जो है ये इसी एमैलगमेशन में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली AK-203 असॉल्ट राइफल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे सेटअप किया गया। आंसर है आपका अमेठी। सो अमेठी में इसे सेटअप किया गया है। अगर इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूं तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी असॉल्ट राइफल है ये कोरवा प्लेस है अमेठी डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे बनानी शुरू की जाएगी। ज्वाइंट इंडो रशियन वेंचर है बेसिकली ये भी पॉइंट ध्यान रखना है आपको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूम करेगा, और इस ज्वाइंट वेंचर के थ्रू MSME जो सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, यानी कि वो भी यहाँ पे असिस्ट करके ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेके इंडिया को पावर प्रोवाइड करता आया है। सो ये एक यूनिट उसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया जाएगा इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश का कौन सा सिटी है जो कि पहला सिटी इंडिया का बनेगा जिसमें कि रोपवे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, ताकि हम ट्रैफिक कंजेशन की जो समस्या है उससे निजात पा सकें। आंसर है वाराणसी। सो वाराणसी में जो रोपवे सर्विस दी जाएगी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह दी जाएगी, जैसे कि बसेस दी जाती हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह, बसेस की फैसिलिटी। सो इससे जो ट्रैफिक कंजेशन सिटी में है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, और जो पोल्यूशन होता है ट्रैफिक कंजेशन से उसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बढ़िया मूव है गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी जगह पे ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है वो रोपवे में प्रोवाइड करते हूँ, क्योंकि रोडवेज जो है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी दिखती है, लेकिन रोपवेज का जो यानी कि हवा में जो रहती है रोप जिसके थ्रू कनेक्टिविटी रहती है उसका कभी अभी तक किसी ने सोचा नहीं है। और अगर उत्तर प्रदेश ये कर लेता है तो ऐसा पहला शहर जो है उत्तर प्रदेश वो बन जाएगा। और इससे जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने वाला है जिसके तहत ट्रैफिक आने वाले टाइम में भी इंक्रीज हो जाता सिटी में वाराणसी में, वो प्रिवेंट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले से ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फॉर द रोपवे प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। और ध्यान रखेंगे इसके लिए जो एनुअल बजट है वो 5.5 लाख करोड़ रुपए का एस्टीमेट लगाया गया है। और इसके अलावा बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे वाराणसी में इसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए और इस रोपवे सर्विस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कितने नए हेल्थ सब सेंटर जल्द ही उत्तर प्रदेश के रूरल आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सेटअप किए जाएंगे। आंसर है 5,000। तो 5,000 सब सेंटर जो हैं वो हेल्थ सेक्टर को इंक्रीज करने के लिए मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप किए जाएंगे। सो आप देख सकते हैं किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट कर रही है, जैसे कि रोपवे को लेके डेवलपमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट को लेके पोर्टल्स रिलीज करना हो गया, इसके अलावा जो मैंने हेल्थ सेक्टर को लेके अभी बताया, फिर एजुकेशन को लेके रिफॉर्म करना, विमेन एम्पावरमेंट को लेके करना। सो ये सारी चीजें होलिस्टिक ग्रोथ जो है वो साबित करेंगी आने वाले टाइम में। और जो मैंने आपको रोपवे के बारे में बताया उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे कि अगर सिटी वाइज पूछ लिया जाए तो आपको पता ही होना चाहिए कि वाराणसी पहला इंडियन सिटी बनेगा जहां पे ये सिस्टम जो है वो जल्द ही आएगा। और इसकी जो लागत है वो कही जा रही है कि 400 करोड़ रुपए रहेगी, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 80% और स्टेट के द्वारा 20% कॉन्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा। ये देखते हैं अभी कितना होता है, क्योंकि एक एस्टिमेटेड बजट तो बताया गया लेकिन उसमें से 400 करोड़ रुपए इस रोपवे के लिए रिलीज करने की बात हुई है। और ये भी बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में जो इसका स्ट्रेच होगा वो 345 किलोमीटर होगा, आगे चल के में भी इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो विमेन अनीमिया से अफेक्टेड हैं उत्तर प्रदेश में उनकी संख्या कम हुई है, तो आपको बताना है कितने परसेंट विमेन अनीमिया से यूपी में अफेक्टेड हैं। और नेशनल लेवल पे ये है 1.8%, उत्तर प्रदेश में ये है 5.1%। सो नेशनल लेवल से उत्तर प्रदेश में अनीमिया जो ग्रस्त विमेन हैं वो ज़्यादा हैं अभी भी, लेकिन पहले के मुकाबले हम ये कह सकते हैं कि ये कम हुई हैं, ठीक है। पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश इस चीज़ में परफॉर्म कर रहा है। हमें अभी भी मैटरनल हेल्थ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है, और आयरन डेफिशिएंसी जो है विमेन के अमंग उसको रिड्यूस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा स्टेट में अगर अंडरवेट चिल्ड्रन की बात की जाए तो 7.4% है, लेकिन वही नेशनल लेवल पे ये 3.4% है। तो अंडरवेट चिल्ड्रन भी ज़्यादा हैं यूपी में। सो इससे माल नरिशमेंट की जो समस्या है वो क्लियरली उभर के सामने आती है। सो ये दो फैक्टर जो हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इसके अलावा विमेन और चाइल्ड का जो नरिशमेंट है उसका ध्यान रखना है, इन पे बहुत काम करना ज़रूरी है अभी। क्योंकि जो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डिफरेंट जगह पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज अभी भी लैक कर रहे हैं। अगर हम उन पे भी काम करते रहे धीरे धीरे तो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर भी अच्छे तरीके से बूम कर जाए आने वाले टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 कहाँ पे हेल्ड किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गोवा। उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है उसको इस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। उत्तर प्रदेश की फिल्म जो बंधु है उसको सेटअप किया गया वहां पे, और इसको इनॉग्रेट किया गया रणधीर कपूर के द्वारा। सो ये भी एक अच्छी अप्रिशिएशन की बात है। इसी के अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि
फिल्म बंधु के जो चेयरमैन हैं वो नवनीत सहगल हैं और इन्होंने गोवा में प्रेस्टीजियस फिल्म फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया और ये बताया कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी शूटिंग की लोकेशन है जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। इससे फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हो पाएगा। सो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उत्तर प्रदेश की जो फिल्म पॉलिसी है उसको शोकेस किया गया, उसके बेनिफिट्स जो हैं वो डिस्कस किए गए। इससे इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ हुआ था, तो गोवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में। इसको रीजनल कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया गया। ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस के द्वारा। सो किस जगह पे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पे ये इंडेक्स रिलीज हुआ, ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ये लखनऊ में हुई थी, तो वहीं पे ये इंडेक्स आपका जो है ये रिलीज किया गया। अब डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किसके द्वारा किया जाता है ये आपको ध्यान रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ने अगर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है तो यही इसको रिलीज करते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है या रिलीजिंग एजेंसी है इस इंडेक्स की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में मैंने आपको बता दिया कि लखनऊ में ये आयोजित की गई थी। उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करने की कोशिश की है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्पेसिफिकली ईस्टर्न यूपी में ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट जो है वो इतनी नहीं है और इनइक्वालिटी, रीजनल इनइक्वालिटी या रीजनल इम्बैलेंस को वो शो करती है। सो इस पे काम करना ज़रूरी है और सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस जो है उसको उस एरिया में पेनिट्रेट करना भी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 341 किलोमीटर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को इनॉग्रेट किया गया। ये कितने लेन प्रोजेक्ट है ये आपको बताना है। नवंबर के करंट अफेयर में हमने इसकी डिटेल स्टडी की हुई है। सो ये आपका 6 लेन प्रोजेक्ट है। फ्यूचर में इसको 8 लेन भी बनाया जाएगा, लेकिन अभी के लिए ये आपका 6 लेन ही है। ध्यान रखेंगे ये आपका लखनऊ से लेके बक्सर तक, जो कि बक्सर बिहार में लोकेटेड है, उसका डिस्टेंस 7 घंटे से घटा के 4 घंटे कर देगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो लखनऊ से गाजीपुर का जो डिस्टेंस है, लखनऊ से गाजीपुर ये उत्तर प्रदेश को कनेक्ट करेगा, लेकिन ये बिहार तक भी जाएगा, ठीक है। लखनऊ से गाजीपुर का जो डिस्टेंस है ये 6 घंटे से घटा के 3.5 घंटे कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। इसको यमुना एक्सप्रेस वे के साथ आगे चल के कनेक्ट किया जाएगा। ये इकोनॉमिक बूस्ट भी क्रिएट करेगा और ये कहा जा रहा है कि ये एक्सप्रेस वे जो है वो लगभग 22,500 करोड़ की लागत में बनाया जा रहा है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में कनेक्ट करता है, हाउ मच डिस्ट्रिक्ट। ये मैंने आपको बहुत डिटेल से करवाया है और डिस्ट्रिक्ट बताए भी थे। इसके अलावा लैंड बैंक सेटअप किए गए हैं। लैंड बैंक के थ्रू आप लैंड खरीद के वहां पे, मतलब झंझट जो रहता है कि अगर वो लैंड किसी फार्मर को बिलोंग करता है तो उनसे सेटलमेंट करना पड़ता है, लेकिन लैंड बैंक जो है वो उनको एक्वायर कर लेते हैं पहले ही कॉम्पनसेट करके। सो आप सीधा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की एजेंसी वो लैंड बैंक से लैंड को परचेज कर सकती हैं। इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है वो हैसल फ्री होता है। सो लैंड बैंक का भी प्रोविजन इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है उत्तर प्रदेश का रैंक नंबर ऑफ ट्रेन एक्सीडेंट में और उससे होने वाली मौतों में पूरे इंडिया में कितना है। आंसर है सेकंड। और सबसे ज्यादा मौतें या फिर ट्रेन से होने वाले जो एक्सीडेंट है वो महाराष्ट्र में है और सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। ये जो रिलीज है ये एनसीआरबी का डाटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वहां से ये डाटा उठाया गया है जिसके तहत ये पाया गया कि ट्रेन एक्सीडेंट से उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर में सबसे ज्यादा मौत होती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का रैंक कौन सा है। आंसर है थर्ड। सो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा रिलीज किया गया और ये डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करता है। बेसिकली 10 आपके इंडिकेटर्स होते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में, और ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया जाता है। सेम इसी पैमाने पे हम इतने इंडिकेटर्स में नीति आयोग के तहत इस इंडेक्स को नेशनल लेवल पे रिलीज करते हैं और ये इंडेक्स बेसिकली बताता है कि डिफरेंट फैक्टर्स में पॉवर्टी का जो दर है वो हमारे देश में हर एक स्टेट में कितना है और कहाँ कहाँ हमें काम करने की जरूरत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी बॉडी है जिसके द्वारा नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बेसलाइन रिपोर्ट तैयार की जाती है और इसके लिए ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम कोलैबोरेट करते हैं। सो मैंने आपको बताया कि नेशनल लेवल पे नीति आयोग वो एजेंसी है जो ये इंडेक्स प्रिपेयर करती है और इंटरनेशनल लेवल पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम वो एजेंसी है जो कि 10 इंडिकेटर्स को यूज करती है। और इंडिया का जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वो 3 डायमेंशन में बंटा हुआ है। 3 डायमेंशन पे हम इसे देखते हैं और वो 3 डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन और आपका थर्ड वन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये 3 पैरामीटर पे इंडिया का ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसको रिलीज किया जाता है और इसमें हम 12 इंडिकेटर्स यूज करते हैं। सो डिफरेंस पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल पे हम 10 इंडिकेटर्स यूज करते हैं, नेशनल पे हम 12 इंडिकेटर्स यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को काउंट करने के लिए। तो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।